यदीया वा गंगा विविधनयकल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय, समस्त मुनि संघ की ग्रंथराज समयसार में एक कारिका आचार्य कुंदकुंद भगवान ने लिखी है। मम एदम एदमहम अहमेदि एकम च कम मनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव। अब प्रतिबुद्धता क्या है, इसके लिए आचार्य भगवंत कुंदकुंद भगवान स्वयं कह रहे हैं मम एदम एदमहम। ये एक बुद्धि है इस संसार में प्राणियों की, जो बार बार ये कहती है कि मैं इसका हूँ और ये मेरा है। अहमिदि अहकम चकम नो कम्मम, कर्म और नो कर्म में भी वह इसी प्रकार की अपनी बुद्धि को डाल लेता है कि मैं इसका हूँ और ये मेरा है, और दोनों घुल मिल करके बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये बुद्धि जहाँ कहीं भी जिस भी मानस में पनपती रहती है, उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट बहुत अपार होते हैं। 100 भाइयों की एक बहन, और वह भी अपने रूप लावण्य से रची पची थी। प्रकृति ने खूब सौंदर्य दिया। भाई भी 1-2 होते तो ठीक था, 100 भाई, 100 के 100 भाई अत्यधिक बलशाली। उसके पिता को चिंता हुई कि पुत्री का विवाह योग्य अवस्था आ चुकी है, इसका विवाह कर देना चाहिए। और पिता ने जब अपने मंत्री इत्यादि को से पूछा कि मेरी कन्या के लिए बहुत अच्छा योग्य वर कौन है, तो एक मंत्री कहता है लंका के अधिपति महाराज दशानन जो है वो आपकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर होंगे। यह बात सुनकर के दूसरा मंत्री कहता है कि महाराज आपकी पुत्री में और रावण की उम्र में बहुत अंतर हो गया है। रावण दशानन बहुत बड़े हैं और आपकी पुत्री की वय बहुत छोटी है। बेमेल की जोड़ी होगी, विवाह हो तो जाएगा और आपका प्रभाव भी समुद्र पर्यंत बन जाएगा, लेकिन ये विवाह स्त्री कन्या को सुख नहीं देगा। फिर दूसरे मंत्री ने वह बात महाराज से कही कि महाराज अगर आप चाहें तो वायु कुमार से अपनी पुत्री अंजनी का विवाह करा सकते हैं। जैसे ही ये बात महाराज ने सुनी, महाराज ने अपने 100 के 100 पुत्रों के बीच में ये बात रखी कि वायु कुमार नाम का एक लड़का है, बहुत सुंदर है, सुशील है, और उसके साथ अपन अपनी बच्ची का विवाह करने की बात कर रहे हैं। 100 के 100 पुत्रों ने जाकर के पिता के टटोलने से पहले वायु कुमार की पूरी भी लिस्टिंग निकाल दी। जैसा कि आप लोगों के यहाँ जब कभी कुंडलियाँ आती हैं तो आप पहले से फ़ोन करके पता कर लेते हैं, भैया भोपाल की है तो हमाओं एक रिश्तेदार रहे थे, रिश्तेदार से फिर पता कर लेते हैं क्या है, कैसा है, क्या करता है। ऐसे भाइयों ने पूरी उसकी इंक्वायरी निकाल ली। निकालने के बाद पिता सोचने लगे कि अब इस लड़के के पिता से बात कैसे करेंगे। और संयोग की बात थी कि दोनों जिन मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे और पूजा करते वक्त ही
पिता ने अपनी चिंता की रेखाएं अपने चेहरे पर दिखाई तो सामने वाले ने पूछ लिया कि चेहरे में बड़ी चिंता दिख रही है। और राजा, वो दोनों राजा थे, दोनों ने एक दूसरे से कहा कि बहुत चिंतातुर हैं, पुत्री का विवाह करना है महाराज। और वैदिक ज्योतिष जितने भी हैं वे सब कह रहे हैं कि आपका पुत्र मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य रहेगा। ये बात जैसे ही राजा ने सुनी, उनके मन के अंदर भी इच्छा हुई कि इनकी पुत्री तो बहुत सुशील है, कन्या बहुत रूपवती भी है, गुणवान भी है, कि बहुत अच्छा संबंध रहेगा। दोनों वहीं मंदिर से पूजा करके लौटे तो लौट करके स्थान पर बैठ गए। मंदिर पर यूं तो धर्म की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि सराग सम्यक दृष्टि जो लोग होते हैं, वीतराग सम्यक दर्शन के साथ बात कुछ और होती है। सराग सम्यक दृष्टि भय, चिंता, रोग, क्लेश इत्यादि में किसी चीज़ से बचता नहीं है। वो चिंताएं मंदिर के अंदर भी सराग सम्यक दृष्टि के घर करके रहती हैं। और मंदिर में ही उन्होंने आपस में परिचय सम्मेलन कर लिया। परिचय सम्मेलन जब मंदिर में हो गया, उसके बाद जैसे ही जा कर के ज्योतिषियों से पूछा कि शादी का मुहूर्त कब है, ये बात जब सामने आई तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं 3 दिन के बाद जिस सुंदर मुहूर्त की सदियों से तलाश थी, वो मुहूर्त मात्र 3 दिन बाद है। दोनों समधियों ने आपस में सोचा, विचार विमर्श किया और ये बात पक्की हो गई कि 3 दिन बाद ही मैं अपनी कन्या का आपके पुत्र के साथ विवाह कर दूंगा। जैसे ही वायु कुमार को ये बात पता चली कि हमारी किसी के साथ संबंध पक्का हो गया है, सगाई पक्की हो गई है, वायु कुमार ने पूछा कौन है, कहाँ रहने वाली है। क्या कौशल था कि पिता ने आपस में संबंध पक्का कर दिया। लड़के को ये तक नहीं पता कि कन्या कौन है, कहाँ रहती है, कैसी रहती है। आजकल तो पूरी इंक्वायरी के साथ गेट टुगेदर भी हो जाता है, होटल में मिल भी लेते हैं, 2-4 दिन शादी से पहले घूमने भी चले जाते हैं। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो 4-6-8 महीने का टाइम लेकर के हम शादी कैंसिल भी कर देते हैं। फोटो सेशन वगैरह तो प्री वेडिंग शूट तो वेडिंग के पहले का होता है। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन वर्तमान परिस्थितियों में हम अपनी बेटी को एक अनजाने युवक के साथ 2-4 दिन घूमने भी छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा तुम दोनों घूम के आ जाओ, एक दूसरे को समझ लेना। लेकिन इतिहास कहता है कि लड़के को लड़की का चेहरा तक नहीं पता था। पिता ने जाकर के बोला कि तुम्हारी शादी पक्की कराए हैं। लड़के ने भी सोचा जो पिता ने सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। आप में से कई माता पिता अभी भी ऐसे होंगे, आपके दादा दादी, जिनकी शादी इसी पैटर्न में हुई होगी। अपने दादा दादी से पूछिएगा कि जब आपकी शादी हुई थी तो लड़के को पहली बार कब देखा था। वो खुद बोलेंगे, दादाजी भैया हमको तो पता ही नहीं था, हम तो अपनी बंजी करके लौट के देखो कि घर में सबके माहौर लगो है। पूछी का होगा, बोले तुम्हारा ब्याह पक्को कर दो। अब जब वे घर में आ गई तब पहली बार उनकी सूरत देखी। ऐसा अभी भी आप अपने दादा दादी से पूछिएगा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बोलेंगे हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पवन कुमार वायु कुमार के साथ ऐसा हुआ कि उसको जैसे ही बताया कि अंजनी के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। वायु कुमार ने अंजनी के बारे में पहले से ही सुन के रखा था कि वो बहुत लावण्यवती है, बहुत सुशील है, रूपवान है। तो वायु कुमार से रहा न गया। उसका एक अभिन्न मित्र है प्रहस्त। प्रहस्त के साथ वायु कुमार जो है वो प्रहस्त से कहता है कि कुछ भी हो जाए 3 दिन तो बहुत होते हैं अपने आप को समझाने के लिए कि जिस रतन को बहुत ऊंची जगह होना चाहिए था वो हमारे घर का मेरी जीवन संगिनी बनने जा रही है। उस वायु कुमार से रहा न गया। प्रहस्त का सहारा लेकर के 8 खंड के ऊंचे मकान में वायु कुमार और प्रहस्त दोनों उड़ करके चल करके और अंजनी के कमरे तक पहुंच गए। मोतियों की लड़ों की चारों तरफ ऐसी झड़ियां लगी हुई थी। बीच में रत्नों से जड़ित मखमल का एक बहुत बड़ा पंखा लगा था और उस पंखे की डोर बहुत दूर
बाहर बैठी हुई एक सेविका के हाथ में थी। वो सेविका भी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि थी तो वो भी बहुत रूपवती, लेकिन गूंगी और बहरी थी। पुराने ज़माने में वो जो पंखे आपने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट काल के किसी गेस्ट हाउस में अभी देखे होंगे, जिसमें आदमी बाहर से डोरी खींचता रहता है और पूरे कमरे में हवा होती रहती है, उसकी खासियत रहती थी कि जब वो मकान बनते थे तो मकान की जो लेंथ होती थी, ऊंचाई ही 18-18 फुट तक जाती थी। 18 फुट ऊंची छत पे कभी भी एक तो गर्मी नहीं लगती थी, और गर्मी लगे तो वो वेलवेट के जो पर्दे व नुमा जो पंखा होता था, वो बाहर एक सेवक परिचारक खींचता रहता था। उसको गूंगा और बहरा इसलिए चयनित किया जाता था कि अंदर राजमहल में रहने वाली गुप्त बातों को किसी भी रीति से ये सुन न ले, और अगर सुन भी लिया है तो कभी किसी से बोल न दे। तो उन जब भी पंखों को कभी आप किसी गेस्ट हाउस में देखिएगा, आपको दिखाई दे जाएंगे। जब वो परिचारिका बाहर से खींच करके उस पंखे की हवा कर रही थी, और हवा पंखते हुए पंखे में वो मोतियों की लड़ियों के बीच में पतले पतले हीरो की मड़ियाँ लगी हुई थीं। बाहर से थोड़ा सा चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था। उस चंद्रमा के प्रकाश जैसे ही वो जात हीरे के ऊपर पड़ता था, उसके प्रकाश पड़ने से हीरो की रोशनी से पूरे कमरे के अंदर झिलमिल 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 स्थितियाँ बन रही थी। उसके बीच में वह अंजनी शांतिपूर्वक सो रही थी। दो परिचारिका आई, आकर के अंजनी को उठा करके कहा कि पिताजी ने तो आपका विवाह पक्का कर दिया है। अंजनी पूछती है किसके साथ? एक परिचारिका कहती है वायु कुमार के साथ आपका विवाह पक्का हुआ है। अत्यधिक पौरुषवान, अत्यधिक शक्ति संपन्न, सौंदर्य भी बहुत लाजवाब, ऊंचाई भी 8 फुट से ऊपर की। जब ऐसा सुना तो अंजनी का मन भी डोलने लगा। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म विद्या है बंधु। शुरुआत में ही मैंने कहा मम एदम एदमहम मम इदम अहमिदी अहकम चकम मनोकम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव, कि वह अप्रतिबुद्ध जो शरीर को अपना मान करके जीते हैं, वो बेचारे ना अपने मन को अपने पास में रख पाते हैं, ना अपने पेट को, ना अपनी आँख को। जानते हुए भी आदमी कई बार बहक जाता है बंधु। गलतियाँ होती हैं संसार में बहुत लोगों से, और गलतियाँ स्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन आप करते हैं। और हम बार बार एक ही बात को कहते हैं कि अच्छे कुलों के लड़के या अच्छे कुलों की बेटियाँ किसी भी गलती में अपना पैर तो डाल सकते हैं, लेकिन अपना मुंह नहीं फंसा सकते। पैर में अगर मान लो कोई गंदगी लग भी गई है, तो बिना किसी हाथ के प्रयास किए पैर से पैर मांझ करके उस गंदगी को साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर उस गंदगी में अपना मुंह डाल दिया है तो हमको हाथ लगा करके पूरा धोना पड़ता है। खानदानी घरों में ये बात होनी चाहिए कि खानदानी घरों के लड़के जब गलतियां करते हों, बेटियां गलती करती हों, उस गलती की भी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। अमर्यादित गलतियां संसार में बहुत दुख देती हैं बंधु। अपने जीवन काल में वे माँ बहनें भी कभी सोचेंगे जब बचपन में कोई गलती हुई थी, वे गलतियां आज भी उनको सलाती होंगी। आज भी लगता होगा मुनि महाराज आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुमारी अवस्था में जब मुझसे गलती हो गई थी, उस चीज़ का अपराध बोध मुझे आज भी है। गलतियां क्योंकि प्रकृति कई बार आपको गलती कब कैसी करा दे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन गलतियों की भी अपनी मर्यादा हो। पवन कुमार सोचता रह गया कि इसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। एक परिचारिका कहती है बहुत अच्छे से कि पवन कुमार के साथ आपका विवाह संपन्न हुआ है, उससे ज़्यादा सौंदर्यवान कोई भी पुरुष नहीं है। दूसरी कहती है कि वो जो दूसरे देश का राजकुमार है, उस राजकुमार का कहना ही क्या, उस राजकुमार के सामने ये तुम्हारा पवन कुमार गाय के गोस्पद के जैसा, खुर के जैसा दिखाई देगा। ऐसे उनके सामने जब उदाहरण रखे, और वायु कुमार वहाँ पर बैठ करके सुन रहा था। जैसे ही पवन कुमार ने सुना कि
एक परिचारिका मेरी बुराई कर रही है और अंजना ने कुछ भी नहीं बोला। उसको लगा कि अंजना भी उस राजकुमार को चाहती है और विवाह मेरे साथ हो रहा है। ये सोच करके जिस अंजना के लिए वो पवन कुमार 3 दिन सब्र नहीं कर पा रहा था, जरा सी बात में और उससे ऐसा मन मुटाव हुआ कि उसको देखने की इच्छा ही उस पवन कुमार के अंदर से खत्म हो गई। विवाह अभी हुआ नहीं है, विवाह से पूर्व की घटना है बंधु। अपने जीवन में भी वो जो कथानक है, उस कथानक से हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब हम अच्छे घरों में अपनी बेटी का संबंध कर देते हैं मार्च के महीने में, और नवंबर के महीने होते 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 जब ये पता चलता है कि भैया उनने अपना सेट वापस कर दिया है, उनकी साड़ियाँ वापस आ गई हैं, तिलकदान वापस आ गया है, उसके पीछे के कुछ कारण रहते हैं बंधु। एक तो 7-7, 8-8 महीने का जो गैप रहता है, इस गैप में बेटे और बेटियां एक दूसरे को इतना समझ चुके होते हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब और कुछ समझने को बाकी नहीं रहा। और जीवन में जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म होता है, वैसे ही लाइफ में किसी भी व्यक्ति से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब वो बेटी और बेटे के संबंध आपने मार्च में पक्का किया, मार्च में पक्का करने के बाद आप कह रहे हैं महाराज अभी तो पेपर चल रहे हैं और फिर घर में काम भी बहुत है, अभी गर्मी का काम करना है, नवंबर में करेंगे महाराज शादी बेटी की बहुत अच्छे से धूमधड़ाम से। नवंबर में शादी करनी थी तो अक्टूबर में संबंध पक्का करते, मार्च में पक्का करने की क्या जरूरत थी। अरे महाराज इतने अच्छे लड़के होते ना, कहीं हाथ से चले न जाएं, इसलिए रोका तो कर ही दो। अब रोका तो कर दिया। अब रोका करने के बाद संसार में दिक्कत क्या होती है कि दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रताएं बच्चों को देनी पड़ती है। अब जब कभी उसका बर्थडे विश करने का टाइम आया बेटी का, लड़का आ गया, मम्मी जी आज उसका बर्थडे है। आप लोग की भाषा में उसको क्या कहते हैं? पियोंसे, शादी से पहले, है ना, कि पियोंसे का बर्थडे है। तो बर्थडे है तो बर्थडे में क्या करेंगे। अब लड़का गाड़ी लेकर के आ गया, BMW आपके घर के नीचे खड़ी है, आपकी बेटी का बर्थडे है। अब वो आपके उसका होने वाला पति है, वो पति ही कह रहा है कि हम इसको 2 घंटे के लिए थोड़ा सा शॉपिंग करा के और घुमा के लाते हैं। अभी विवाह नहीं हुआ है, आपने छूट दे दी, हाँ बेटा 2 महीने बाद तो शादी है ही, तुम घूम आओ। अब जब एकांत में युवक और युवती का आपस में मिलन होता है तो आप उसमें मर्यादाओं की कोई बात रह नहीं जाती, लेकिन आप ऐसे छूट देते हैं। छूट देने का परिणाम निकलता है जब आपस में ऐसे 3-4 अवसर आते हैं। एक बार बेटी का जन्मदिन आ गया, एक बार बेटे का जन्मदिन आ गया, एक दिन बेटी की मम्मी का जन्मदिन आ गया, एक दिन पापा का जन्मदिन आ गया। बहाने तो बहाने हैं, किसी भी बहाने से, जैसे किसी बहाने से पवन कुमार अंजनी के पास पहुंचा, ऐसे ही कई बार आपके घर का पुत्र आपकी उस बेटी के पास पहुंचता है और बेटी कभी पुत्र के पास पहुंचती है। और जब आपस में घोलमेल ज़्यादा हो जाता है, उठना बैठना ज़्यादा हो जाता है, होटल हो जाती है, शॉपिंग मॉल हो जाता है, DB मॉल में घूम लेते हैं, घंटों रह लेते हैं। सुबह की गई बेटी शाम को वापस लौट करके आती है। घरों में, बड़े घरों में, घरानों में, और बेंगलोर, यूपी, कहीं भी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बम्बई, ऐसे कितने हजारों केस होते हैं, हजारों। पौराणिक ग्रंथों से आज की इस जिंदगी को कोरिलेट करके हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो सीखने की ज़रूरत क्या है कि अगर हमें अपनी बेटी का संबंध करना है तो इस बात की निश्चितता कर दें कि सगाई और शादी के बीच में 15 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। आपको लड़का पसंद है, अपनी नज़रों में रखिए, फलाने का लड़का है, सोच के विचार करके रखिए, लेकिन घर के अंदर कुछ चीज़ों को राज बना रहने दीजिए। 15 दिन पहले सगाई पक्की करिए, भैया 1 तारीख की सगाई भाई, 16 तारीख को ब्याह होगा। बहुत अच्छी बात। ज़्यादा कुछ समझने का मौका नहीं मिला, ज़्यादा कुछ एक दूसरे में घुल मिलने का मौका नहीं मिला, फालतू चीज़ों में, एंड्रॉयड में समय, रात की पूरी रातें बर्बाद नहीं हुई। रात को 2:30, 3-3 बजे तक रातें बर्बाद होती हैं, पैसा बर्बाद होता है, गिफ्टें जाती हैं, हजारों लाखों के खर्चे से बचे। फ़ायदे की बात तो है जब समझ में आ जाए। अरे महाराज पैसा काम क्या आएगा, अगर इस काम भी नहीं आया तो फिर पैसा क्या काम आएगा, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ये आनंद लेने वाले की जो आपके यहाँ की शैलियाँ हैं, इन शैलियों से कितने परिवार टूट गए,
आपको अंदाज नहीं है। हमारे पास जब दुनिया भर के लोग आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज बेटी बहुत अच्छी थी, लड़का भी बहुत अच्छा था, हमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए, 2 प्रतिमा के व्रत हैं माँ के, और बेटी शादी से पहले बच्चे से मिल आई, अब शादी से पहले पेट में गर्भ है, शादी अब बच्चा मना कर रहा है, अब क्या करें, क्या उपाय है? तो फिर छोटी छोटी गोलियां आती हैं, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये की, 16 रुपये की, खाली एक संगी पंचेंद्री जीव की हत्या भी हो गई, शादी भी नहीं हुई, एक व्यक्ति को मारने का पाप भी माथे पे आ गया, अब साथ में चली गई जिंदगी। कितना अच्छा सौंदर्य है जीवन का। सगाई और शादी के बीच में सिर्फ 15 दिन का गैप, मार्च में पक्का किया, अगले माह अगले साल जनवरी में करेंगे। कितनी कंट्रोवर्सियाँ होती हैं, हमसे पूछिए हमारे कमरे के अंदर, हमें दिखाई देती है तो बोलने की इच्छा होती है कि बता दिया जाए। अब जब उस पवन कुमार की उस अंजना से विचिकित्सा हो गई, घृणा होने लगी पवन कुमार को, प्रहस्त से पवन कुमार कहता है चलो वापस। अंजना ने कुछ बोला भी नहीं है, गलत अर्थ निकाल लिया पवन कुमार ने अपने आप। वो एक दासी कुछ समझा रही थी, किसी की प्रशंसा कर रही थी, एक पवन कुमार की भी प्रशंसा कर रही थी। अंजना ने सिर्फ मुस्कुराया। गलत वक्त पे गलत बात पे मुस्कुराहट कितनी महंगी पड़ती है, ये कभी पूछना है तो अंजना से जाके पूछना कि उस गलत बात का अंजना ने मुस्कुराहट मात्र दी, पता भी नहीं चला कि इस तरीके की गलती हो सकती थी या हो रही होगी, और अंजना के जीवन में विषाद आ गया। शादी 3 दिन बाद होनी है, घर के अंदर तैयारियां चल रही हैं। पवन कुमार जिसको अभी कुछ देर तक देखने का इतना उत्सुक था कि उसके बिना रह नहीं पा रहा था, अब उसको देखना नहीं चाह रहा है। अब क्या करेंगे हम? हाँ महाराज, अब क्या करेंगे? मजबूरी में शादियाँ कितने घरों में होती हैं। लड़के का किसी और लड़की के साथ अफेयर होता है, परिवार वालों के कहने पर लड़का किसी और से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद पत्नी को बताता है मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, मम्मी पापा की चिल्ला चोट के चक्कर में समाज में मर्यादा बनी रहे, इसलिए तुमसे शादी कर ली, तुम चाहो तो स्वतंत्र हो, मैं तो उसके साथ रहूँगा। उस बेटी का क्या दोष है? उस बेटी ने क्या अपराध किया है जो आप अपने माता पिता की खुशी के चक्कर में उस बेटी को परेशान कर रहे हैं? उस बेटी का क्या अपराध है? एक बार ये जो दुनिया भर के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कैमरे के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से सुनते हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी पत्नी का क्या अपराध है? वो आपके घर के अंदर आपके बच्चे का पालन करती है, खाना बनाती है, आपके घर के अंदर सास संवार करती है, आपका पैसा सुरक्षित रखती है, आप उसके साथ ईमानदारी ना दिखा करके बेईमानी करते हैं, उसके हाथ से सब धुला पूछा पहन करके, ओढ़ करके, और किसी दूसरी स्त्री के पास जाकर के आप होटलों में रह आते हैं। उस बेटी का अपराध क्या है? आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पवन कुमार को भी ये बात समझ में आई, उसको पवन कुमार के मन के अंदर भी वो बात पैदा हुई। पवन कुमार खुद सोचता है कि इसको शादी करके छोड़ दूंगा। उस बेटी का अपराध क्या है नहीं पता। 3 दिन बाद शादी के लिए, विवाह के लिए पूरी बारात घर के अंदर आई, और घर के अंदर बारात आने के बाद पवन कुमार का मन उखड़ा, बिना विवाह के बारात वापस जाने लगी। जब बिना विवाह के बारात वापस जाने लगी तो अंजना ऊपर से दौड़ती हुई अपने छज्जे से झांक करके देखती है कि अभी तो विवाह हुआ नहीं है और ये बारात वापस जा रही है। पिता और 100 भाई एक साथ नीचे अंजनी पवन कुमार के पास पहुँचे और पवन कुमार के पास जाकर के पूछते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप बिना विवाह किए वापस जा रहे हैं। पिता ने बहुत समझाया, भाई ने बहुत समझाया, समझाने पर पवन कुमार विवाह के लिए मान गए। विवाह के लिए मान गए, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक कन्या क्या सोचती है, अभी तक अंजनी को कुछ भी नहीं पता कि ये रुष्ट हो गए हैं, इनके मन के अंदर कुछ चल रहा है, ये हमसे
हमको पसंद नहीं कर रहे हैं। अंजनी को कुछ नहीं पता, वो अपने पूरे रंग रोगन में लगी है अपने आप को। जो एक 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की कन्या के अंदर विवाह के समय जो परिणाम पैदा होते हैं, वे सारे परिणामों में अंजनी डूब रही है, उतरा रही है। लेकिन पवन कुमार उससे बिल्कुल विचिकित्सा वाली बात पे लगा हुआ है। नहीं चाहिए। विवाह होकर के आते साथ ही राजमहल में प्रवेश से पहले पवन कुमार ने अंजनी को दूर से इशारा कर दिया कि वो महल आपका है। राजमहल सामने था, उसके दाएं हाथ तरफ एक और महल बना था। पवन कुमार ने अंजनी से कहा कि वो महल आपका है, आप वहीं रहेंगे, हम आते हैं। ये शब्द कह करके अंजनी को इस मुख्य राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व ही हटा करके वो छोटे से महल में प्रवेश करा करके अंजनी को बैठा दिया। और बैठाने के बाद पवन कुमार मुख्य राजमहल में प्रवेश कर गए तो पलट करके 22 साल तक पलट के नहीं देखा। 22 साल क्या होता है सोचिए आप। आज इतना धैर्य नहीं है स्त्रियों में, और पुरुष में भी इस तरीके की पाप करने की इतनी प्रवृत्तियां नहीं बची हैं। लेकिन आज भी ऐसा होता है, जब बेटी मायके जाती है उसके बाद ससुराल वाले बेटी को वापस नहीं बुलाते। क्या? हमें नहीं रखना, हमें नहीं चलना, हमें नहीं करना, हमें पसंद नहीं है, ये नहीं है। एक बेटी की अंतर पीड़ा कभी बेटी बन करके सोचिएगा। वे जो परिवार के लोग इस तरीके की क्रिया करके किसी संतान को सताते हैं, किसी कन्या को सताते हैं, एक बार बहुत गौर से सोचिएगा हम क्या करते हैं, क्या होता है उस जीव के साथ जो क्या सोच करके आपके घर के अंदर आई थी। एक संतान पैदा करने के बाद आपने कह दिया तुम अपने मायके में रहोगी, ससुराल में मत आओ। बड़ा कठिन होता है बंधु। पवन कुमार 22 साल तक निकल गए। 22 साल तक अंजना जब भी पवन कुमार राजमहल से निकलते वक्त अपने महल से नीचे आकर के उनके दर्शन कर लेती। दर्शन करने के बाद जिस धरती पर पवन कुमार ने पैर रखा, उस धरती की रज को उठा करके सिंदूर समझ करके माथे में 22 साल से लगाती चली आई अंजना। अंजना ने पूरी ईमानदारी दिखाई अपने पति के लिए, लेकिन पति एक जरा सी बात में ऐसा निष्ठुर हो गया कि पलट करके अंजना की तरफ नहीं देखा। संसार है बंधु, वो घटना से पौराणिक ग्रंथों में घटी हो ऐसा नहीं है, आज भी जीवन में घट रही हैं। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं अपने आसपास के वातावरण को देखिएगा आपकी बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ, बेटी के यहाँ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि शादी तो अच्छे घरों में कर दी, पैसा वाले घर में सोच समझ के कर दी, और शादी करने के बाद 6 महीने बेटी वहाँ रही और 2.5 साल से यहाँ रह रही है। 6 महीने में एक संतान भी हुई तो वो भी माता पिता के यहाँ ही हुई, उसके यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब बात करने को लड़का तैयार नहीं, बात करने को घर वाले तैयार नहीं, सास ससुर तैयार नहीं। कोर्ट केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस के केस पुटअप करो, और उसके बाद जीवन जीते झगड़ा करते 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 ज़िंदगी के 20 साल निकाल दो। 22 साल की बेटी 44 साल की हो गई, तब जाके 50 लाख में सेटलमेंट हुआ। जिंदगी तो चली ही गई ना बंधु, जिंदगी में क्या बचा। अंजना माथे में पवन कुमार का वो धूली लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज के पास युद्ध क्षेत्र से कुछ संदेश आए। संदेश आने पर महाराज तैयार हुए इस बात के लिए कि हाँ मैं जा करके और वहाँ पर युद्ध करके और वापस आता हूँ। तो पवन कुमार ये बात कहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे पिता युद्ध करने जाएं, ये तो ठीक बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात थी, पिता के प्रति पवन कुमार अच्छा कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, और पिताजी को रोक करके प्रहस्त के साथ पूरी सेना लेकर के रावण का सहयोग करने के लिए पवन कुमार निकल गए। पवन कुमार जैसे निकले, मान सरोवर तक पहुँचे थे कि मान सरोवर में पूर्णिमा का चंद्रमा के सामने बिल्कुल लहलहाता हुआ श्वेत बर्फ से ढका हुआ पर्वत, नीचे बहती हुई कलकल करती हुई ठंडे पानी के झरने और नदियाँ, और नदियों के एक तट पर पवन कुमार और दूसरे तट पर एक चकवा।
चकवा और चकवी का संबंध है बंधुओं एक ऐसा कि चकवा और चकवी रात में न चाहते हुए भी अलग हो जाते हैं। एक इस छोर पर हो जाता है, एक उस छोर पर हो जाता है। बरसों पुराना इस तरीके की पीढ़ा चकवा चकवी के जीवन में बनी है बंधुओं। चकवी उस तरफ थी, चकवा इस तरफ था। चकवी बार बार चिल्ला रही थी कि मेरा चकवा कहाँ है, मेरा चकवा कहाँ है, मेरा चकवा कहाँ है। और उस मेरे चकवा कहाँ है, चकवा कहाँ है, ऐसा सोचते 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 पवन कुमार को 22 साल के बाद अंजना की याद आई। अंजना की याद आई और अंजना के याद आने पर प्रहस्त से बोलते हैं कि ये चकवी अपने चकवे के वियोग में कितना तड़प रही है, कितनी आवाज़ कर रही है। ऐसी मेरी अंजना भी 22 साल से मेरे लिए तड़प रही होगी। सामने युद्ध है लेकिन मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेरी अंजना के पास जाना है। ये बात पवन कुमार ने प्रहस्त से कही। इसके बाद क्या हुआ इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ, इस कथानक को कल पुनः बोलने का प्रयास करूँगा। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथो धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।